हेलो, यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाइपरटेंशन के बारे में हम काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं। आपने मैकेनिज्म समझ लिया है, किस प्रकार से होता है, क्या इसके कारण हैं। कारणों के बारे में आज हम बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। हमने पहले आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि कितने प्रकार का हाइपरटेंशन होता है। वन इज एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन के संदर्भ में या एसेंशियल हाइपरटेंशन के संदर्भ में मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर हम किसी वेल डिफाइंड कोज को रूल आउट नहीं कर सकें, व्हेन वी कैन नॉट फाउंड एनी वेल डिफाइंड कोज, तो सवाल उठता है कि फिर क्या कारण होते होंगे। तो कारणों के बारे में जो सजेस्टिव कारण है, देयर इज मल्टी फैक्टोरियल जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि कुछ जेनेटिक्स और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, अब आज हम जो चर्चा करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु इन्वायरमेंटल फैक्टर उन्हीं लोगों में हाइपरटेंशन क्रिएट करेगा जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। यानी कि जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं उन्हीं व्यक्तियों में, उन्हीं लोगों में एनवायरमेंटल फैक्टर अपना ये रोल प्ले करेगा। यानी कि अकेले एनवायरमेंटल फैक्टर हाइपरटेंशन क्रिएट नहीं करते, इसके लिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना जरूरी है। सबसे पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर में एक्सेस सोडियम इनटेक। ये सबसे बड़ा कारण है। ये हमारे आहार विहार और जीवनचर्या से संबंधित, जो कि लोग अगर अपने खाने में एक्सेस सोडियम का इंटेक करते हैं, दो बातें हो सकती हैं इसमें, आइदर सोडियम इंटेक ज्यादा हो या सोडियम का एलिमिनेशन बॉडी प्रॉपरली नहीं कर पाए। तो जो लोग एक्स्ट्रा साल्ट का अपने फूड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनमें इसके होने की संभावना ज्यादा है। ये हम पहले आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में जब वो बताया था, उससे आपको क्लियर है कि एक्सेस सोडियम इंटेक क्या काम करता है। सोडियम बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर को रिटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। तो ये है एक्सेस सोडियम इंटेक की बात। और डिफेक्ट इन नेट्री यूरेसिस। नेट्री यूरेसिस मीन्स हुआ कि आपकी किडनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम को कितना इफेक्टिवली बाहर निकालती है। अगर किडनी इफेक्टिवली सोडियम को, एक्स्ट्रा सोडियम को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती है, तो बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन होता है। अगर वो सोडियम इंटेक ज्यादा नहीं भी कर रहा है तो भी अगर नेट्री यूरेसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सोडियम रिटेंशन बॉडी के अंदर बढ़ता है, तो जो कि आगे ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये सब हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक्सेस जो पिछले वीडियोस में हम बात करके आए हैं, उससे आपको इनको समझने में काफी सहायता मिलेगी। ओबेसिटी, थर्ड वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स अगर अगर आदमी, एक व्यक्ति अगर नॉर्मल बॉडी वेट से 5 या 10 किलो, 15 किलो, जितना भी अगर वो ज्यादा है, तो इट मीन्स टोटल बॉडी मैस ज्यादा है। टोटल बॉडी मैस ज्यादा का मतलब हुआ कि उस टोटल बॉडी मैस के अंदर जो एक्स्ट्रा वेट है उसके अंदर आर्टरीज एंड कैपिलरीज हैं। तो ब्लड, हार्ट को उन सब पार्ट में ब्लड सप्लाई देने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर लोड रहता है, यानी कि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डिक आउटपुट क्रिएट करनी पड़ती है टू सर्व द एक्स्ट्रा बॉडी मैस। बॉडी के एक्स्ट्रा बॉडी मैस को सप्लाई देने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जो कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है। कॉजेज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन के अब ये जो आगे हैं, अल्कोहल अब्यूज और स्मोकिंग। स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज क्या काम करते हैं? ये सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को इरिटेट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग को इरिटेट करते हैं तो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन का सीक्रेशन बढ़ता है, और नॉरएड्रेनालिन का सीक्रेशन अगर बढ़ता है तो ये हार्ट रेट बढ़ाता है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली ये लॉन्ग टाइम के स्मोकर्स और अल्कोहल लेने वाले लोगों के अंदर लेटर ऑन हाइपरटेंशन हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीप योर वेन डायलेटेड। एक्सरसाइज जो है आपकी वेन्स को डायलेट रखती हैं और ब्लड प्रेशर को कम रखती हैं।
शुरुआत में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज करती है, परंतु जब लगातार हम एक्सरसाइज करते रहते हैं महीने 2 महीने 3 महीने, तो लेटर ऑन वेगल टोन बढ़ जाती है, वेगल टोन इंक्रीज करती है, और वेगल टोन बढ़ने के बाद हार्ट रेट नहीं बढ़ती, वेसल्स डायलेट रहती है, यानी कार्डियक आउटपुट इतना नहीं बढ़ती जितना हम वर्क करते हैं, देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस घटता है, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रहता है। लो पोटेशियम इनटेक, अगर पोटेशियम का इनटेक कम करते हैं, फूड के अंदर पोटेशियम का इनटेक कम करते हैं, तो सोडियम जो है सेल्स के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, और सोडियम अगर सेल्स के अंदर नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर सोडियम ज्यादा होना चाहिए, और इंट्रा सेलुलरली पोटेशियम का लेवल ज्यादा होना चाहिए, और होता है। सोडियम का इंटेक कम, पोटेशियम का इंटेक कम करेंगे तो सोडियम ज्यादा रुकेगा, और ज्यादा रुकेगा तो ये कैल्शियम से चेंज होगा, सोडियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम एटीपीजेज के थ्रू ये कैल्शियम इंक्रीज करेगा। कैल्शियम इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द स्मूथ मसल्स, और ये रिएक्टिविटी बढ़ाता है स्मूथ मसल की, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस वजह से पोटेशियम का इनटेक प्रॉपर होना चाहिए आहार में, हमारे फूड में। अब ड्रग हैं लाइक एनसैड्स के अंदर सीधा सीधा सोडियम रहता है। अगर लंबे समय तक एनसैड्स का सेवन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन अगर करता है, तो सोडियम एक्यूमुलेट होकर लेटर ऑन हाइपरटेंशन कर सकता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर रिएक्टिविटी, ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर रिएक्टिव होता है, यानी कि इरिटेंट, यानी कि अगर कोई कारण है उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है, छोटे से कारणों के अगेंस्ट में बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है। बहुत हैवी अमाउंट में नोरेपिनेफ्रिन हमेशा ब्लड के अंदर रिलीज रहता है। नोरेपिनेफ्रिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये सब के अंदर है, परंतु ये हाइपर रिएक्टिविटी किसी में हो, यानी कि थोड़े थोड़े इंटीमेशन से, थोड़ी उससे स्मॉल इंटीमेशन से भी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम शूट कर जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर हमने जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा था, उससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि रीनल से रिलेटेड कोई जितनी भी डिजीज हैं जो कि रीनल परफ्यूजन को घटा रही हैं, अगर हम ओवरऑल में लें इसको, तो एनी डिजीज, कोई भी ऐसी डिजीज जो कि रीनल परफ्यूजन को घटाती है या जीएफआर को घटाती है, तो वो अल्टीमेटली लीड करेगी हाइपरटेंशन क्रिएट करने में। जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर जब रीनल परफ्यूजन घटेगा तो उसको किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस सेंस करेगा, और जैसे ही घटते हुए ब्लड फ्लो घटते हुए को सेंस की जाएगा, देन रेनिन प्रोड्यूस हो जाएगा, और रेनिन फिर आगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को बूस्ट कर देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस आदि। और अगर जीएफआर घटता है तो इट मींस आपकी बॉडी में से जो सोडियम है, सोडियम एफिशिएंटली बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि लो जीएफआर मींस लो सोडियम को मैक्यूला डेंसा सेल्स सेंस करती है, और मैक्यूला डेंसा सेल्स जैसे ही लो सोडियम को सेंस करती है, रेनिन को प्रोड्यूस करवा देती है, और रेनिन प्रोड्यूस होता है, रेनिन ब्लड के अंदर आता है, रेनिन फिर आगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू सारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। अब ट्यूमर विच प्रोड्यूशन एक्स्ट्रा रेनिन, कोई ऐसा ट्यूमर हो, यानी कि इसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस का कोई ऐसा ट्यूमर जो कि रेनिन का सिक्रेशन बढ़ाता हो, वो कर सकता है। थायराइड डिस्फंक्शन हो, ये कर सकते हैं। हाइपरपैराथायरिज्म हो, हाइपरपैराथायरिज्म के अंदर कैल्शियम
सेल्स के अंदर मैंने अभी कैल्शियम की बात की थी आपके साथ, अगर हाइपरकैल्सीमिया होता है तो मोर कैल्शियम इन द सेल्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ स्मूथ मसल। यानी कि अगर कैल्शियम किसी सेल में, स्मूथ मसल के अंदर कैल्शियम ज्यादा रुकेगा तो वो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को बढ़ाएगा, स्मूथ मसल को, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाते हुए इसको हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस क्या करता है, डैमेजेस द आर्टेरियल वाल, आर्टेरियल वाल को डैमेज करता है, मेक वास्कुलर चेंजेस इन द बॉडी, वास्कुलर चेंजेस लाता है, दैट विल कंट्रीब्यूट टू द हाइपरटेंशन। तो डायबिटीज भी एक लॉन्ग टाइम पर रहने वाला, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन और स्मोकिंग, ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस को भी बढ़ाते हैं और आपस के अंदर डायबिटीज भी फर्दर बहुत लंबे समय तक रहा हुआ हाइपरटेंशन को क्रिएट करता है। कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर अब आगे चलते हैं। अब ये ट्यूमर्स हैं सारे, फियोक्रोमोसाइटोमा, कॉन सिंड्रोम और कशिंग सिंड्रोम। ये फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ये तो एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर है, ये रिलीज करवाता है नोरेपिनेफ्रिन को। कॉन सिंड्रोम ये एड्रेनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है, कशिंग सिंड्रोम भी एड्रेनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है। कॉन सिंड्रोम में ये जो जोना ग्लोमेरुलसा का जो ट्यूमर है ये हाई एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, ये रिस्पॉन्सिबल है हाई एल्डोस्टेरोन के लिए। अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है तो आप समझते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि प्रिंसिपल सेल पर जाता है, किडनी के प्रिंसिपल सेल पर जाकर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है और सोडियम अपने साथ वाटर को खींचता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा के अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट बढ़ाते हुए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से ये कॉन सिंड्रोम है। परंतु आप इसमें कॉन सिंड्रोम में एक बात ध्यान रखें कि विदाउट रेनिन इंक्रीज हुए, बिना, यानी कि हाइपोरेनिनीमिया विद हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि अगर वो ट्यूमर किडनी में है तो वहां रेनिन भी ज्यादा मिलेगा, एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि हाइपर रेनिनीमिया विद हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। और अगर कॉन सिंड्रोम है तो यहाँ रेनिन नॉर्मल मिलेगा परंतु एल्डोस्टेरोन हाई मिलेगा, यानी कि नॉर्मल हाइपोरेनिनीमिया विद हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। कशिंग सिंड्रोम, ये जोना फेसिकुलोटा रेटिकुलरिस का एड्रेनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर है, ये भी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को बढ़ाता है और जो कि अल्टीमेटली रिटेन करता है साल्ट एंड वाटर को। 10 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो ड्रग्स ली जाती है ये इंक्रीज एस्ट्रोजन को बढ़ाती है। ये अगर लंबे समय तक कोई लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करती है तो ये एस्ट्रोजन के लेवल को बॉडी में बढ़ाती है, जो कि एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल लीवर को स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिनोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि उसके ब्लड के अंदर ऑलवेज एंजियोटेंसिनोजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है और एंजियोटेंसिनोजन कभी भी एंजियोटेंसिन 1 एंड 2 में कन्वर्ट होकर हाइपरटेंशन क्रिएट करता है। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक है क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा। क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा यानी कि कंजेनाइटल स्टेनोसिस ऑब्लिक नैरोइंग ऑफ ए सेगमेंट ऑफ थोरेसिक एओर्टा। एओर्टा में जब ये एओर्टा हार्ट से निकलती है तो एओर्टा में किसी भी जगह पर कोई अगर कंजेनाइटल नैरोइंग है, स्टेनोसिस है, तो अगर ओवरऑल में देखें, वैसे तो डिपेंड करेगा कि क्वार्टेशन है कहाँ, मीन नैरोइंग और स्टेनोसिस है कहाँ, उसके हिसाब से थोड़े थोड़े सिम्टम बदल जाएंगे, पर ओवरऑल रूप में अगर देखा जाए तो अगर एओर्टा के अंदर कहीं स्टेनोसिस है तो हार्ट को हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई देने के लिए, और लगातार लगातार हार्ट को हर बार में अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और ताकि वो सारी बॉडी को सप्लाई दे सके, क्योंकि आगे अवरोध है, यानी कि बाधा है। कोरेक्टेशन का मीन्स हुआ नैरोइंग है, उस नैरोइंग के अगेंस्ट के अंदर लेफ्ट हार्ट को यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल को अपना प्रेशर लगातार बढ़ाए रखना पड़ता है, जो कि आगे लीड करता है हाइपरटेंशन को। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई जाता है, और लेटर ऑन अगर ये कंडीशन रहती है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। देन सीवियर पॉलीसाइथेमिया,
इंक्रीज विस्कोसिटी विल लीड टू इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि अगर ब्लड बहुत ज्यादा विस्कस और बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो उसको पंप करने के अंदर भी ब्लड को बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, और उसको अगर आर्टेरियल सिस्टम से विनस सिस्टम की तरफ जाना है तो वहां से भी आर्टेरियोल के थ्रू जब वो क्रॉस करने लगेगा तो वहां भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली लीड टू सिस्टोलिक एज वेल एंड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। सीवियर एंजाइटी और एक्यूट स्ट्रेस, एंजाइटी और स्ट्रेस की कंडीशन में सिंपैथेटिक ब्लड फ्लो आउटफ्लो बढ़ता है जो कि एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाता है, एक्सेस एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाता है, और एपिनेफ्रिन वास्कुलर हार्ट रेट को बढ़ाता है एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, और इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी के कारण लेटर ऑन रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो सिनेरियो ये है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है, और वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो वीनस रिटर्न बढ़ता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है एंड कार्डिक आउटपुट बढ़ती है। तो इसके कारण ये दोनों प्रकार से हाइपरटेंशन को क्रिएट करता है। स्लीप एपनिया, अगर ऐसा ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है उनको आगे ये समस्याएं देखने को मिलती है। इसका कोई एग्जैक्ट कारण तो नहीं कह सकते, परंतु ऐसा देखा जाता है कि ये हाइपरटेंशन को क्रिएट करता है। अब एक है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन व्हेन डायस्टोलिक बीपी इज मोर देन 120 mmHg। अगर डायस्टोलिक बीपी बहुत ज्यादा रहता है तो ये इसका करेक्टरिस्टिक साइन है कि एक्यूट आर्टिकुलर नेक्रोसिस आर सीन स्पेशली इन रेटिनल वेसल्स। रेटिनल वेसल्स के अंदर नेक्रोसिस या फ्लेम हेमरेजेस देखने को मिलते हैं रेटिना में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। इट इज फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ हाइपरटेंशन एज ए कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार के हाइपरटेंशन में कॉम्प्लिकेशन के रूप में होता है, ये फर्दर कोई अलग से नहीं है। इट इज नॉट ड्यू टू मैलिग्नेंसी, ये मैलिग्नेंसी की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इसके साथ जो इसका नाम है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है यहाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिनाइन नहीं है, यानी कि नॉर्मल नहीं है, मैलिग्नेंट है। इसका बिहेवियर मैलिग्नेंट है, बिहेवियर डेंजरस है, इसलिए इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। एंड one is white coat hypertension. It is condition in which person developing hypertension when he and she is around doctor or their clinics. जब कोई पर्सन किसी हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, इनको देख के उसको जो बीपी रेज करता है कुछ समय के लिए, उसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर सेटल डाउन आफ्टर चेंज दैट एनवायरनमेंट, जब वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है। ये छोटे किसी आंसर में पूछा जाने वाला इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, यानी कि उस एनवायरनमेंट की वजह से ही होता है। अब इन नटशेल में हम बात करें तो फैक्टर या ड्रग विच आर प्रोड्यूसिंग इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और इंक्रीज टीपीआर, दोज आर हाइपरटेंसिव। ऐसे कोई भी दवाएं, कोई भी फैक्टर्स, कोई भी वर्क, कोई भी आहार विहार जो भी कार्डियक आउटपुट को, टीपीआर को बढ़ाते हैं वो हाइपरटेंसिव हैं, और ऐसे जो कि कार्डियक आउटपुट टीपीआर को घटाते हैं दोज आर एंटी हाइपरटेंसिव। तो दोस्तों काफी बात हो चुकी है इसके ऊपर, हमने बहुत कुछ बताया। अगर कुछ मैं नहीं समझा पाया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ पाया हो तो आप उसे नोट कर लें, जब हम कभी मिलेंगे तो फिर बात करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।